हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन अभी 11 जून को आने वाला है, जिसमें 15,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो एसएससी सीजीएल के पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो भी नए नए इस फील्ड में आए हैं और इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि एसएससी सीजीएल प्री एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और उसके बाद में जो मेंस होगा उसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे अभी तक उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है तैयारी करना, तो उन बच्चों को मेरा सजेशन है कि आप 3 महीने में अगर अपना फुल 100% एफर्ट दोगे, 8 घंटे अगर आप रेगुलरली 3 महीने तक पढ़ाई कर लेते हो, तो आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हो और अपना प्री क्वालिफाई कर सकते हो। और जो आप इन 3 महीनों में मेहनत करोगे, उसी के बेस को अगर आप अच्छा करके प्री और मेंस के बीच में जो आपको टाइम मिलेगा उसमें अच्छा इस मेहनत करके आप अपने लिए एक जॉब ले सकते हो। और 15,000 वैकेंसी मुझे नहीं लगता आने वाले 1-2 सालों में फिर से आएंगी, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मेन है, बच्चों को पता नहीं होता कि किन सब्जेक्ट में कितना टाइम डिवोट करना होता है, किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना होता है, कितना टाइम वेटेज देना होता है। तो इसके लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं बस वही बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे 3 महीने में अपनी तैयारी को जीरो से लेके उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे आप प्री अच्छे से क्वालिफाई कर लो और आप अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर लो मेंस में कॉम्पीट करने के लिए। तो रीजनिंग एसएससी का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप कम टाइम में इन्वेस्ट करके सबसे ज़्यादा रिटर्न पा सकते हो। तो रीजनिंग में क्या करना है, आपको फर्स्ट मंथ में पूरी रीजनिंग खत्म कर देनी है। आपको डेली यूट्यूब पे जाना है, एक टीचर जो भी आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट करिए, उसके सारे टॉपिक्स के डेली वीडियोस देखिए। एक टॉपिक खत्म करने के बाद उसके 50 क्वेश्चन करिए, उसके बाद उसका क्विज लगाएं टॉपिक का। उसके बाद जब आपके 25 टॉपिक्स हैं लगभग रीजनिंग में, तो आप 25 दिन में टॉपिक खत्म कर देंगे। उसके बाद 5 दिन में आप पूरा का पूरा सेक्शन वाइज मॉक दीजिए रीजनिंग का। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 महीने में आपको लगभग पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। रीजनिंग में क्या करते हैं लोग, एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, जिसके बाद जब मेन एग्जाम में जाते हैं तो उनके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो रीजनिंग में आपको फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या करना है, 1 महीने के बाद आपको डेली सेक्शनल मॉक्स देने हैं। उसके बाद अगर आपको कोई लग रहा है टॉपिक जिसमें आप बार बार फंस रहे हैं, आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे मिसिंग नंबर्स वाले, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले, तो उन पैटर्न्स को आप लगातार डेली टॉपिक वाइज मॉक दीजिए। या फिर एक मॉक तो आपको डेली रीजनिंग का देना ही है 1 महीने के बाद भी, ये आपको लगातार 3 महीने तक करना है। तो रीजनिंग आपकी लगभग 1 महीने में कवर हो जाएगी, पर आपको डेली एक क्विज सेक्शन वाइज रीजनिंग का देना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना होगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका सबसे पहले आता है ग्रामर। ग्रामर को कंप्लीट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट बुक है वो लीजिए, उसमें खुद से एक बार एक टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद में जो एक्सरसाइज दी है वो करिए। अगर आप खुद से उस बुक को समझ पाते हैं तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। वो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग देगा, जिसके बाद आप आराम से अच्छे क्वेश्चंस लगाने लग जाएंगे। आपको सारा एरर वाले, अगर एक बार ग्रामर समझ में आ गई तो आप अच्छे से इंग्लिश को टैकल कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ग्रामर समझने में असमर्थ हैं, तो आप पहले तरुण ग्रोवर के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उनका कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश है, वो देखिए। उसमें आप पहले सारे टॉपिक्स के वीडियो देखिए, उसके बाद उसके उन्होंने जो क्वेश्चंस करवा रखे हैं वो लगाइए। उसके बाद नीतू सिंह में आइए, फटाफट उसका रिवीजन कीजिए टॉपिक का, और उसके बाद में जो लास्ट में एक्सरसाइज दी है उसको करिए। उससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस आएगा वीडियो देखने के बाद कि हाँ मैंने अच्छे से सारा टॉपिक कवर किया है। उसके बाद आते हैं हम वोकेबलरी पोर्शन पे। वोकेबलरी आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे सकता है बहुत कम मेहनत में। वोकेबलरी में क्या होता है, बच्चे भागते हैं, उनको लगता है कि यार मुझे रटना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। वोकेबलरी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। आपको डेली 50 वर्ड्स करने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, डेली नीतू सिंह की बुक लेनी है। नीतू सिंह बुक के अंदर जो वोकेब दी है वो बहुत ही कॉन्साइज है और वो मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो अगर आप नीतू सिंह की वोकेब भी कर जाएंगे एक बार, तो आपके लिए प्री में वो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है, डेली 20 वन वर्ड देखने हैं, 10 सिनोनिम देखने हैं, 10 एंटोनिम देखने हैं और 10 ईडियम फ्रेजेस देखने हैं। उसके बाद क्या होगा, आप पहले दिन पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको दूसरे दिन आप जब नए 50 वर्ड पढ़ने जाएंगे, उससे पहले क्या करना है, जो आपने कल पढ़े हैं उन सबको रिवीजन करना है। और उन सब में 50 में से जितने आपको याद हैं वो तो ठीक है, जो आपको याद नहीं है उनको आपको सर्किल मार्क करना है। उसके बाद
आपको नेक्स्ट डे भी उन्हीं को रिपीट करना है जो आपने सर्कल मार्क किए थे। ऐसे करते करते अगर आप 3 महीने में आप लगभग बहुत इतना वोकेब कर लेंगे जो आपके लिए प्री में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अब आपको लगता है ये बहुत ही आसान है, बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी मेंटेन करने के बाद ही आप किसी अच्छा वोकेब डेवलप करने में सक्षम होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश के तीसरे पोर्शन पे, जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाते ही नहीं है और एग्जाम में इसके लगभग अभी 10 क्वेश्चन आने लग गए हैं, 5 क्लोज टेस्ट के और 5 पैसेज के। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। मेंस में तो ये और भी ज़्यादा मार्क्स का है। तो आपको 1 पैसेज और 1 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब क्लोज टेस्ट ये है, वो आपकी वोकेब और आपकी ग्रामर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा पैसेज समझ में आया, आप फिल इन द ब्लैंक्स कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यहाँ क्या 4 ऑप्शन में क्या सब्स्टिट्यूट आ सकता है। तो उसके लिए क्या है, आपको वो आपको प्रैक्टिस करनी है 1 महीने के बाद, जब आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और थोड़ी बहुत आपकी पैसेज को कैसे हैंडल करना है वो सब सीख गए, आपकी वोकैब डेवलप होगी। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट को सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे 1 महीने बाद। ज़्यादा लेट मत करना, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और इसकी प्रैक्टिस ही आपको उसमें परफेक्ट बनाएगी। ऐसा कोई नहीं है जिसको अपने आप से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता मेरे से। होगा वो तभी जब आप उसकी लगातार, जैसे आप ग्रामर 2-3 महीने तक पढ़ते हो तब जाके आपको समझ में आना स्टार्ट होता है। वैसे ही पैसेज को कैसे टैकल करना है, पहले पैसेज को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले उसके क्वेश्चंस पे जाइए। क्वेश्चंस में पहले आप उनको जल्दी जल्दी 5 क्वेश्चंस को देख लिए कि आपको कहाँ क्या पूछ रहा है। अब वो जब आप क्वेश्चन देखने के बाद जब पैसेज में वापस जाएंगे तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन वहीं पे बनेगा जहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आप ज़्यादा अच्छे से पैसेज को ग्रेस्प कर पाएंगे, वो भी बहुत जल्दी। तो पैसेज करने का तरीका ये, और क्लोज टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिस से आएगी, उससे पहले आपको ग्रामर और वोकेबलरी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ सबको पता है एसएससी का सबसे ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, जिसको कवर करने में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। बट मैथ में ये है कि अगर आप मेहनत करोगे, आपने एक बार एक टॉपिक में अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए, तो आपको मैथ में उस टॉपिक में नंबर आएंगे ही आएंगे। तो आपको मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम देना है। आपको डेली 3 घंटे मैथ को देने होंगे, तभी जाके आपको 3 महीने में सिलेबस कवर हो पाएगा और आप एक बार रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आपको। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉपिक पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद, रिसेंट 5 से 10 साल में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं हर टॉपिक में, वो लगाने ही लगाने हैं। अब मैंने क्या किया है, पूरे मैथ को 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले जो अब हमारा पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये 5 टॉपिक है। इनमें लगभग आराम से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल। तो आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको इनमें ज़्यादा दिन नहीं लगाने हैं। आपको एक बार इनको 10 दिन में आप ये 4 टॉपिक आराम से कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 टॉपिक्स को मिला के जितने भी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अच्छे से लगाइए। इससे क्या होगा, आपको एक बार अर्थमेटिक में अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये इजी टॉपिक्स हैं, आराम से हर कोई इनको कर सकता है। अब इनको करना कहाँ से है, देखो मैं सजेस्ट आपको करूंगा, राकेश यादव क्लास नोट्स की एक बुक आती है, उससे अगर आप इन टॉपिक्स को करोगे, या मतलब मैथ पूरा ही मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार राकेश यादव क्लास नोट्स से कर लीजिए। वो बहुत ही कॉन्साइज है नोट्स, उसमें हर टाइप के टॉपिक में हर टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कवर किए गए हैं। उससे क्या होगा, आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा पा रहे हो उन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद में, तो आप मतलब सही ट्रैक पे हो। उससे आपको कम टाइम में आप मैथ इजीली कवर कर पाएंगे। तो आप एक बार इन टॉपिक को कवर करिए। उसके बाद तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ मैथ। अब मैंने क्या है, सेकंड पार्ट में जो भी टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड है उनको साथ में रख दिया। जैसे पहला टॉपिक परसेंटेज हो गया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तीसरा डिस्काउंट, चौथा सिंपल इंटरेस्ट और पांचवा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे में आपस में रिलेटेड है, तो आप इनको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इससे ये फायदा होगा, नए वाले टॉपिक में आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा क्योंकि उसमें पिछले वाले की कुछ चीजें यूज होंगी। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स आराम से बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप राकेश यादव क्लास नोट से करिए। उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये टॉपिक आराम से आपके कवर हो जाएंगे। अब क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो प्री में आते हैं वही करने हैं। अगर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो रहे हैं प्री वाले, जो आपने राकेश यादव क्लास नोट से पढ़े हैं, उससे अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो आप, बेसिक क्वेश्चन है वो आप याद रखिए, उनके फॉर्मूला वगैरह
बट आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाना है कि 6 साल का 10 साल का जो 1.5% है उनको कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको सरफेस लेवल पे जितने जितने क्वेश्चन पूछे गए पीवाईक्यू में वही करने हैं। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट में, मैंने कुछ जो मैथ में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनको रखा है। जैसे पहला टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। इन टॉपिक्स से लगभग हर साल 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आपको, ये टॉपिक्स हैं थोड़े डिफरेंट, बट इनको आप अगर एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो राकेश यादव क्लास नोट्स में नहीं दिए हैं, जैसे स्टैटिक्स और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का ये है कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर आप किसी भी टीचर के यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करेंगे तो इन 2 टॉपिक पे आपको किसी भी टीचर जो आपको अच्छा लगता है उसके 2-2 घंटे के 2 लेक्चर होंगे, उसमें सारा कुछ ये कवर हो जाएगा। या आपको और ज़्यादा डीप में जाना है तो मतलब आप इनको अच्छे से एक 2-2 दिन में 2-2 दिन में लगभग ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो आप 10 दिन में इन 5 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और आपके ये टॉपिक आराम से 5 क्वेश्चन आपको पक्का देखे जाएंगे, जो आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप इन टॉपिक को इग्नोर करने की गलती ना करें, जो कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि एसएससी भी इन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। चौथे पार्ट में मैथ में मैंने रखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके साथ में जो 2 टॉपिक रखे हैं एलसीएम एचसीएम और सर्ड एंड इंडाइसिस। ये वैसे तो पार्ट नंबर सिस्टम का ही है, बट आपको मैंने मतलब कुछ लोग इनको अलग भी दे रखा है, राकेश यादव में अलग दे रखा है, तो मैंने आपको अलग से बताया है। अब इन टॉपिक्स में क्या है, आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा क्या होता है, कुछ टीचर ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, लेबनीज थ्योरम वगैरह, चाइनीज थ्योरम वगैरह, वो सब आपको नहीं करना है। आपको बेसिक लेवल में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं और जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम के, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह है, आपको बस वही कवर करके जाना है। उसके अलावा आपको जो थ्योरम्स वगैरह हैं डीप में जाके उनका नहीं करना है। आपको बेसिक लेवल का आप इसको आराम से 8 दिन में कवर कर लीजिए, ये आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और आप इनको अच्छे से कवर करिए। अब बात करते हैं 5वें पार्ट की। 5वें पार्ट में मैंने मैथ के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रखा है, जो सबसे ज़्यादा लेंथी भी है। जैसे पहला टॉपिक है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और एलजेब्रा। ये इनमें 5 में से 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है। अब बात क्या है कि अगर आप प्री लेवल के हिसाब से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन टॉपिक्स में जो बेसिक टाइप है, जो फिक्स टाइप है, उन्हीं के टाइप के क्वेश्चन करने हैं जो आपको राकेश यादव क्लास नोट्स में दे रखे हैं। आप चाहें तो इन टॉपिक्स को मैं तो ये आपको अवॉइड करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाके पूरे 15-15 घंटे के लेक्चर्स जो दे रखे हैं वो ना देखें, क्योंकि 15 घंटे का लेक्चर देखने के लिए आपको 30 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 30 घंटा पढ़ने के लिए आपको 10 दिन चाहिए, जो आपके पास एक टॉपिक को भी देने के लिए नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि राकेश यादव क्लास नोट्स में इनमें जो जितने भी टाइप दे रखे हैं हर क्वेश्चंस के टॉपिक के, वो आप हर टाइप करिए। उसके बाद में आप इनके पीवाईक्यू जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे आपको वही बेनिफिशियल रहेगा। पीवाईक्यू का ये सीन है कि आप पीवाईक्यू वो वैसे के वैसे रिपीट हो जाते हैं, डाटा चेंज होता है और वही टाइप रिपीट होते रहते हैं। तो पीवाईक्यू लगाने का मतलब है अगर आप कर पा रहे हैं खुद से तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पीवाईक्यू आपके लिए एक डायरेक्शन देने वाला है कि अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। एसएससी कभी ऐसा नहीं करता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नए क्वेश्चंस बना रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपको मैथ में जो करना है वो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने पे। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको सिर्फ 2 बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपको लेनी चाहिए, जिनको आपको बार बार यूज में लेना चाहिए, जो आपके काम भी आएंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। वो पहली बुक है लूसेंट। लूसेंट आपको जो लास्ट में जो इनमें शॉर्ट जो 1 लाइनर्स दे रखे हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस लगभग दिए होते हैं, बस आप पूरा पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे पार्ट्स में टॉपिक्स में डिवाइड करके वो बता दें कि आपको कहाँ कहाँ जाके क्या पढ़ना है। पर पढ़ना आपको जाके लूसेंट में पड़ेगा। लूसेंट में पढ़ने के बाद अगर आप एक बार रीडिंग मारोगे, उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से लूसेंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर आप दोबारा जाओगे और लूसेंट को फिर से पढ़ोगे तो आप अपने आप अंडरलाइन करना सीख जाओगे कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 बुक मैं आपको जनरल अवेयरनेस के लिए सजेस्ट करूंगा, जो आपको मस्ट रीड है, जो लेनी पड़ेंगी। अब लो बाद में लो, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, आपके पास भटकने का टाइम नहीं है, तो ये 2 मस्ट रीड बुक हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं एसएससी के उस सब्जेक्ट की जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो है जीके। जीके में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इसको कैसे करें, इतना बड़ा सिलेबस है,
जीके में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चों को पढ़ता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना होता है। अब जीके को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, वो एक स्टैटिक जीके और बाकी जो बाकी स्टैंडर्ड जीके है। तो स्टैटिक जीके में मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं आपके लिए, जिन पे आप अगर फोकस करोगे तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। और मैक्सिमम मैंने एक जो वीडियो बनाया उसमें सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों की यही थी कि स्टैटिक जीके में कौन से टॉपिक हमें सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। तो मैं आपके लिए वो टॉपिक की लिस्ट बना के लाया हूँ। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिकल एंड फोक डांस। अब अलग अलग स्टेट के अलग अलग फोक डांस होते हैं, उनको आपको जो इम्पोर्टेंट वंस हैं उनको नोट करके रखना है। उनको आप एक अलग से जीके की कॉपी बनाइए, उसमें आपके जो अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप बार बार रिवीजन करते हैं, उससे आपके वो दिमाग में रह जाते हैं और वहाँ जाके आपको बस दिखते ही आप उनको टिक कर सकते हैं। क्लासिकल डांस जो है उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार पर्सन से भी रिलेटेड आ जाता है कि कौन पर्सन किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं लिस्ट ऑफ अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में। नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको लगभग सब कुछ पता होना चाहिए। उनका राष्ट्रीय खेल क्या है, वहाँ लोकसभा में कितनी सीटें हैं और उनका झंडा क्या है। तो अपने नेबरिंग कंट्रीज से कौन कौन सी बॉर्डर लगती है, कौन सी पासेज हैं जो इंडिया चाइना को जोड़ती है, इंडिया तिब्बत को जोड़ती है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरी जब भी रिसेंट में कौन सी हुई है या जो पुरानी भी है उनसे भी लगातार एक आधा क्वेश्चन एसएससी पूछती है। उसके बाद बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटी जी की। जो फेमस पर्सनैलिटी जो पुरानी भी हैं और अभी जो करंट में कोई पर्सन ज़्यादा ही न्यूज़ में चल रहा है, जैसे नीरज चोपड़ा है या कोई भी मनिका बत्रा है जिसने अभी जीता है। तो स्पोर्ट्स में या कोई भी पर्सन अभी हाल में न्यूज़ में रहा है, किसी देश का किसी के साथ वॉर चल रही है, तो कोई पर्सन न्यूज़ में है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से देश से है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी बहुत बार बना लेती है, वो करंट अफेयर्स में भी आ जाते हैं, स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेज। इंडिया में कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं इंडिया के लिए, उनकी कहाँ पे है, किसने बनवाया था, कौन से साल में बने थे, ये सब चीज़ें आपको लगभग पता होनी चाहिए। एक है मेन सेंसस का डेटा, सेंसस से रिलेटेड जितना भी डेटा है आपकी वो आपको लगभग पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे ऑफ ईच मंथ। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कॉपी बनानी है, उसमें क्या करना है आपको हर महीने में जो इंपॉर्टेंट 5-7 डेज होते हैं उनकी थीम क्या है इस साल के लिए, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं अपने इंपॉर्टेंट प्लेसेज, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, माउंटेन पीक्स है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार इनमें से घूम फिर के इन तीनों में से चारों में से एक क्वेश्चन बन जाता है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुए हैं, उनका मोटो क्या है, उनसे रिलेटेड अगर कोई डे है तो वो सब आपको पता होना चाहिए। और अभी रिसेंट में इंडियन आर्मी ने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करवाई हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, इनसे लगभग एक बार क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपन अवार्ड्स की, जो स्पोर्ट्स में और सिविलियन अवार्ड हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण है, विभूषण है, अर्जुन अवार्ड है स्पोर्ट्स में। ये सब अवार्ड्स कौन कौन से किस किस को मिले हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में मिले हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपका स्ट्रेटेजी के यहाँ पे लगभग इन टॉपिक्स में कवर। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। मोस्टली क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में बनते हैं, बट आपको फिर भी एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करके जाने हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, बुद्धा और महावीर से रिलेटेड जितनी भी डेटा है वो सब आपको पता होना चाहिए कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, पहला सरमन कहाँ दिया, पहला इनका डिसाइपल कौन था। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। बुद्धा की 4 जो काउंसिल्स हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई है, कौन उनके चीफ थे, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है गुप्ता पीरियड। यहाँ पे लगभग आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। उसके बाद अपन आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल में जैसे दिल्ली सल्तनत में उनका सीक्वेंस क्या था, कौन कौन किसके बाद आए, वो सब आपको पता होना चाहिए। किसने कौन से पीरियड में राज किया, कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई उनके बीच में, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाबर से लेके औरंगजेब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट उन्होंने बैटल लड़ी, कहाँ कहाँ उन्होंने उनकी कब्रें हैं, कौन कौन से उन्होंने जगह पर राज किया,
तो ये सब आपको एक सीक्वेंस में पता होना चाहिए, उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कौन कौन से उन्होंने इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कराए इंडिया के अंदर, जैसे जिजिया प्रथा है उनमें किसने लागू की, किसने हटाया, ये सब जो आपको मेन इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड वन लाइनर्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कि ब्रिटिश इंडिया आए, सबसे पहले कौन आया, किसने किससे परमिशंस ली, उसके बाद में इंपॉर्टेंट बैटल्स अंग्रेजों की जो स्टार्टिंग में हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी से लेके जो एंड तक, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर के गवर्नर जनरल बने, वॉइसरॉय बने, किसने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, क्या क्या निर्माण करवाया, कौन कौन से डिसीजंस जो बाद में अपनी सोसाइटी को आज तक इफेक्ट कर रहे हैं, वो सबको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गांधी जी। गांधी जी के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक उनके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं वो सब आपको पता होना चाहिए कि वो अभी तक एक ही कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष बने थे, वो कौन सा था, बेलगांव में हुआ था, कहाँ, ये सब गांधी जी से रिलेटेड जितने भी PYQ हो सकते हैं आप सब कवर करके जाइए। उसके बाद है फेमस फ्रीडम फाइटर्स, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। इनके बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इन बाल गंगाधर तिलक हो गए, इन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करी, इनके साथ में कौन कौन थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि फेमस रिवोल्ट्स हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग जगह पे, अलग अलग, जैसे किसानों ने किया, तो वो सब फेमस रिवोल्ट्स भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लड़ाइयाँ अंग्रेजों के खिलाफ भारत में अलग अलग हिस्सों में हुई थी, उनके अलग अलग नाम हैं। वो सब रिवोल्ट्स भी आपको PYQ में मिल जाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं SSC के अंदर। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। तो अर्थ से रिलेटेड, अर्थ और उसके जो नियर बाय प्लैनेट्स हैं उनको आपको पता होना चाहिए। सूर्य के कौन सबसे पास है, कौन सबसे दूर है, किस प्लैनेट के कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लेयर के जो 5-6 एटमॉस्फेयर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स जो इंडिया की हैं, कौन कौन सी कहाँ कहाँ सिचुएटेड है और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन वो कहाँ आके मिलती है, उनके कहाँ पे नाम चेंज होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ज़्यादा रिसेंट में न्यूज़ में रही है वो तो आपको पता होना ही चाहिए कि कौन से स्टेट में है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर और लैंड हाईवेज। तो इंडिया में मेनली जो इम्पोर्टेंट हाईवेज हैं उनकी कौन से सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कुछ लूसेंट में आपको जाके लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस दे रखे हैं, वो आप जाके आपको देखने हैं, उनसे लगातार एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं ज्योग्राफी से, तो वो भी आपको देखने हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बार बार फोकस करना पड़ेगा, जैसे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अलग अलग देशों से कुछ उनमें से अच्छी चीज़ें ली गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए जैसे कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, सिंगल सिटीजनशिप कौन से देश से ली गई है, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना ही होना चाहिए, जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं SSC से, तो आप इनको जरूर कवर करें। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी का, तो आपको एक फंडामेंटल राइट्स का पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 में कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, तो इस पर आपको मेनली फोकस करना है। उसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, संविधान में प्रीएम्बल में चेंजेज हुए हैं वो कब कब हुए हैं, और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी रीजंस क्या क्या थे, उनका बैकग्राउंड हल्का सा आपको पता होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, तो कौन से आर्टिकल में किसको क्या पावर मिली जाए, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिट। जो इंडिया में 5 रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जारी करने की परमिशन है, वो कौन कौन सी रिट है, हेबियस कॉर्पस वगैरह, वो सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि इनको डिटेल में तो नहीं बट आपको इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, कब कब ये जारी की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू, जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, इन सब से रिलेटेड जो मेन एक दो आर्टिकल्स हैं वो पता होना चाहिए कि इनके बारे में कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल साइंस की।
जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा कि आपको डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ PYQ देख के अपना काम चला सकते हैं। वही रिपीटेड क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, और अगर आप पढ़ने भी जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ने के बाद भी कुछ कर लोगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं। तो आप इसको डिटेल में जाके ना पढ़ें, मेरे हिसाब से वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसके बजाय आप क्या करें, जो अगर बायोलॉजी में मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आगे जाके आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट में कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको, जैसे कंप्लीट ह्यूमन बॉडी करना है, उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, डिजीजेज, इनके बारे में आपको जाके लूसेंट में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन मोस्टली बनता ही बनता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले एसएससी इतना ज़्यादा नहीं पूछती थी, बट अभी रिसेंट ईयर में ये देखा गया कि 1-2 सवाल इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इकोनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। उससे ज़्यादा आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मेरे हिसाब से आप मोस्टली PYQ देख के आपका काम चल जाएगा, उसमें आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। उसके बाद में जो सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का, वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में बच्चों को समझ में नहीं आता कि किन चीज़ों पे फोकस करें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, 6 महीने से ज़्यादा पढ़ना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी होगी। आप 6 महीने तक का करंट अफेयर्स करिए, उसको अच्छे से करिए, क्योंकि उसमें जो पिछले 1-2 साल का है वो लगभग रिलेटेड सारा कवर हो जाता है। क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है वो घटनाएं रिपीट होती रहती हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी होगा पिछले 1-2 साल में, वो 6 महीने में कवर हो जाएगा। तो 6 महीने का तो आप मंथली करंट अफेयर्स करके जाइए। मंथली आप वीडियो देखिए, जो भी आपका पसंद का यूट्यूब चैनल है उससे 6 महीने के मंथली करंट अफेयर्स देखिए। उसमें मंथली करंट अफेयर देखने में भी आपको क्या होता है, नोट डाउन करने होता है। नोट डाउन क्या करना होता है, कुछ जैसे वैसे तो आप लगभग सारा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको याद नहीं वो आप इंपॉर्टेंट नोट किए। उसके बाद आपका जो फोकस होना चाहिए वो किन किन चीज़ों पे होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको फोकस होना चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइज पे, उसके बाद में आपका मिसाइल लॉन्च जो इंडियन आर्मी करती है उन पे होना चाहिए। नए अपॉइंटमेंट कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं उन सब का आपको होना चाहिए। कोई नई बुक आई है, फेमस पर्सनालिटी ने लॉन्च करी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अवार्ड विनिंग बुक्स हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पुरानी भी जो बुक्स है अगर रिसेंट में कोई चर्चा में आ रही है तो वो आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स अवार्ड्स अगर किसी को मिल रहे हैं, जैसे टेनिस में होता है, फुटबॉल, इन क्रिकेट, इन जिनमें भी कोई मेजर टूर्नामेंट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कौन सी टीम जीती है, उपविजेता कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट का ज़्यादातर पूछते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में पूछते हैं रिसेंट में अगर कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है तो वो आपको पता होना चाहिए। इन टॉपिक पे आपका मेनली फोकस होना चाहिए। करंट अफेयर ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अंदर जाके पढ़ सकते हो। 1 साल का ही बहुत साल लोग करते हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि आपको पीढ़ी के हिसाब से 6 महीने का करंट अफेयर करना चाहिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। उसको अच्छे से करिए, उसका 2 बार रिविजन करिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, जो कि है मॉक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप तैयारी करने के बाद उसका मॉक नहीं दे रहे हैं तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो उस सब के लिए आपको क्या है, टाइमली मॉक्स देने पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1 महीने पहले अपना लगभग 30% कोर्स कर लें। उसके बाद 1 महीने के बाद आप वीकली मॉक्स दें, कि एक वीक के बाद में आप मॉक्स दें। उसके बाद जब आपका दूसरा महीना हो जाएगा, लगभग आपके 50% मॉक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको 2 महीने बाद में आपको वीक में 2 मॉक्स देने हैं। और 3 महीने के बाद या 2.5 मंथ्स के बाद जब लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको डेली मॉक्स देने हैं। जो मेरी रैंक बनी थी 2022 में, वो मैंने लास्ट के 1 मंथ में डेली 30 मॉक्स दिए थे। और मेरा सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता था मॉक देना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना। उसके बाद में आपको जब पता लग गया कि आज मेरे इस सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, तो उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में पर्टिकुलर जाके आपको फिर से रिवीजन करना है। आपको ये पता ही, आपकी वीकनेस मॉक के थ्रू पता लगी कि मेरे इस सब्जेक्ट में वीकनेस है, तो आपको उसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये सब पता करने के बाद अगर आप उन सब पे काम कर पाओगे तो मेरी गारंटी है आप 3 महीने में प्री निकालने लायक नंबर अपने आप आराम से बना लोगे। अगर आपके स्टार्टिंग में मॉक्स में नंबर 100 के आसपास आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे हिसाब से 3 महीने में अगर 8 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हो तो लगभग आप बाकी जो बच्चा 4-5 घंटे या इरेगुलर पढ़ाई करके 6 महीने में जितनी पढ़ाई कर रहा है, आप 3 महीने में कंसिस्टेंसी रख के 3 महीने में 6 महीने के बराबर तैयारी कर सकते हो और आप अपना प्री आराम से निकाल सकते हो। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको यही सजेशंस है। अगर आप 3 महीने की अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो, सोशल मीडिया का कम यूज़ करो, अपनी बुक्स पे फोकस करो, अपना लाइब्रेरी जा सकते हो तो लाइब्रेरी जाओ, अगर रूम पे पढ़ सकते हो तो रूम पे पढ़ो।
और बहुत दिनों से मेरा चैनल बंद था, बट अब इस पे रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। आपकी तैयारी से लेकर और अच्छे अच्छे चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। हो सकता है तो जीके का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए सीरीज स्टार्ट की जाए। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम पे आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। धन्यवाद।